चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आदा वर्ज़े अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के पास आया हूँ, लेकिन कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूँ, कुछ हकीकत आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या गलत हो रहा है ये बताने के लिए आया हूँ और जो अच्छा है उसकी तारीफ भी करने के लिए आया हूँ। लेकिन चूंकि अब बहुत सारे लोगों को इस बात का इंतजार है कि अब 31 तारीख आ रही है, अब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होने वाला है, आगे क्या होगा। तो एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे दुकानदार मुझे फ़ोन करते हैं और ये कहते हैं कि साहब हमारा कारोबार कब शुरू होगा, कब हमारी दुकानें शुरू होगी। तो उनके लिए अभी अभी एक नया सर्कुलर जो आज ही के दिन निकला है, उस सर्कुलर के हिसाब से अब ये है कि 29 तारीख के दिन से ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब औरंगाबाद जिले के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कौन सी तारीख से करते हैं, ये यहाँ के जितने भी अधिकारी है, ये अधिकारी उनके साथ बैठ के उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये तय करना बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो नया सर्कुलर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाला है, उसके तहत अब हर तरह की दुकानों को सुबह 9 बजे से लेके शाम में 5 बजे तक के लिए खोला जा सकता है। यानी कि 9 से 5 हर तरह की दुकान जो है अपना कारोबार आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस डाली गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिएगा कि जो राइट साइड की जो दुकानें हैं, अगर एक तरफ जितनी भी दुकानें हैं, अगर राइट साइड की अगर दुकानें जितनी भी है, तो एक दिन सिर्फ राइट साइड की दुकानें खुलेगी और दूसरे दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलेगी। जिस दिन राइट साइड की दुकानें खुलेगी तो यानी कि लेफ्ट साइड पूरी तरह से खाली रहेगा, वहां पर आपकी गाड़ियां पार्किंग की जा सकती है और जो सड़क का बीच का जो रास्ता रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस रखा है, दुकानदारों से ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए दुकानों के सामने मार्किंग कर ली जाए कि ग्राहक कितनी दूर के डिस्टेंस के ऊपर खड़े रहना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक अच्छा कदम है और सभी लोगों को इंतजार था, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस बात से परेशान थे कि हमारा कारोबार अब जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो इस नजरिए से ये सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करता हूं मैं कि लेकिन औरंगाबाद के अंदर चूंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये कहा है कि 29 तारीख के दिन से ये लागू किया जा सकता है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर किस तरह से नजरिया रखते हुए ये 29 तारीख से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा या 31 तारीख से किया जाएगा, ये यहाँ के जितने भी जिले के जिम्मेदार अधिकारी है, पदाधिकारी है, उन लोगों के साथ बैठकर इसके बारे में फैसला लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक सर्कुलर राशन कार्ड के ताल्लुक से भी निकला है। राशन के ताल्लुक से मुझे पर्सनली इस बात की बड़ी खुशी है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे गरीब लोगों को, जिन्हें ये नहीं पता था कि मेरा अधिकार कितना है, राशन के ऊपर अगर मुझे अनाज मिलना है तो मुझे कितना अनाज मिलना चाहिए, कितने पैसे में मिलना चाहिए, दुकानदार ने मेरे को अनाज देते वक्त मुझे जरूरी है, कंपलसरी है कि मुझे उसने अपना रसीद देना चाहिए, कितने पैसे में वो अनाज दे रहा है उसकी रसीद बाज़ाब्ता मिलनी चाहिए और हर ग्राहक का ये राइट है। मुझे खुशी इस बात की है कि हमने इस दौरान, मैं जब भी लाइव पे आया हूं फेसबुक के ऊपर, मैंने लोगों को एक जागरूकता निर्माण करने का, एक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम किया हूं कि लोगों को अपना अधिकार, अपना हक समझना चाहिए कि आपको इतना अनाज आपके राशन कार्ड के ऊपर मिलना चाहिए, आपको फ्री का जो अनाज है वो फ्री का अनाज आपको, इतना अनाज आपको सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। तो लोगों के अंदर एक जो जागरूकता आई, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा उठाया है। ये एक अलग बात है कि बहुत सारे राशन की दुकान वालों ने मुझे काफी कुछ कहा है कि ये ग्राहकों को मैंने जो समझाने का काम किया है, वरना हो ये रहा था कि दुकानदार अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा था। मैं एक बात सही मानों में अभी भी बताना चाहता हूं कि हर जिले के अंदर, मैं तो समझता हूं कि हर देश में पूरी हर जगह के ऊपर ये चलता है कि राशन की दुकानों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम करता है और जो ये गरीबों का अनाज जो है ये ब्लैक में मार्केट के अंदर बेचता है। इस दौरान हमने भी बहुत कुछ स्टडी किया है और चूंकि अब ये वक्त नहीं है कि हम इन मुद्दों को उठाए, लेकिन अगर ये सिस्टम अगर बेहतर नहीं हुआ तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं लोकसभा के आने वाले अधिवेशन के दौरान
मैं ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा। और जो जो लोग इसके अंदर शामिल है, और नेक्सस का मतलब ये है कि सिर्फ दुकानदार इसके अंदर शामिल है, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि इसमें कई अधिकारी लोग भी शामिल है, कई एजेंट लोग शामिल है। दुकान किसी एक के नाम के ऊपर है, चला कोई और रहा है, उसको कमीशन दे दिया जाता है। बल्कि यहाँ तक ये है कि इतना बड़ा नेक्सस है कि किस लेवल के ऊपर ये कहाँ कहाँ मैनेज किया जाता है, किसको कितना हफ्ता दिया जाता है, ये भी सब जानकारी है। और मैं आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने तौर के ऊपर इसकी जानकारी देते रहिएगा। ऑनलाइन अगर जाएंगे तो ग्राहकों को ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन में आपको पता चलता है कि आपको अनाज कितना मिलना चाहिए और आपको कितना दिया जा रहा है। दुकानदार नाराज तो होगा ही, क्योंकि पहली मर्तबा उसके दुकान से सही तरह से अनाज मिल रहा है। अब एक बात जो पिछले 2 महीने से हम लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि जिसके पास राशन कार्ड है उसे तो ये अनाज मिल रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है तो क्या वो भूखे मर जाए? उनके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार सरकार ने ये फैसला लिया है और एक नया नोटिफिकेशन जारी करते हुए सरकार ने ये बताया है कि जिन लोगों के पास 19 तारीख का ये परिपत्रक है, जिसके अंदर लिखा है की कोणत्याही राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विना शिधापत्रिका धारकांना माहे मे व जून 2020 या 2 महिन्याच्या कालावधीकरिता मोफत तांदूळ वितरित करण्यात येणार आहे। यानी कि मई और जून में उन लोगों को भी अनाज मिलेगा जिनके पास कोई राशन कार्ड नहीं है या जो कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर बैठते नहीं है। उन लोगों की लिस्ट तैयार करने का है, उन लोगों की लिस्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में देने का है या म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के अंदर देने का है। उसके भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। सिर्फ अफसोस इस बात का है कि बहुत देर कर दी ये नोटिफिकेशन निकाल कर। अगर ये शायद पहले निकल जाता तो बहुत सारे लोगों का, क्योंकि सरकार भी जानती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत सारे एनजीओ जिन्होंने इस मौके के ऊपर गरीबों तक खाना पहुंचाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। वो लोग अगर नहीं होते तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या प्रशासन के सामने, सरकार के सामने होती। तो मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। यानी कि अब ये है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों की लिस्ट तैयार की जाए, वो लिस्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास दिया जाए और प्रति व्यक्ति हर शख्स को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, चाहे वो डेली वेज वर्कर्स हो या माइग्रेंट लेबर हो, उनको प्रति व्यक्ति 5 किलो तांदूळ दिया जाएगा। यानी कि 5 किलो चावल उन लोगों को भी दिए जाएंगे। लेकिन उसका भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये राशन उन लोगों को दिया जाना है। तो एक अच्छा फैसला ये भी आया है, मैं इसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद के घाटी अस्पताल को लेकर कई सारी लोगों की शिकायतें आ रही थी और कुछ हद तक वो शिकायतें मैं समझता हूं कि सही भी है। एक खराब ये लगता है कि गवर्नमेंट एक तरफ ये कह रही है कि हमारे पास बेहिसाब पैसा है, पैसे की हम कोई कमी नहीं होने देंगे, और यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने बार बार ये कहा है कि हम पैसे की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या वजह है कि आज घाटी अस्पताल के अंदर कोई क्लास 4 एम्प्लॉई वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई साफ सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक खासदार होने की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि अगर सिविल हॉस्पिटल के अंदर अगर क्लास 4 एम्प्लॉइज अपॉइंट किए जाते हैं इसी पीरियड के दौरान, तो क्या वजह है कि घाटी अस्पताल के अंदर ये अपॉइंटमेंट नहीं होता है? उसकी वजह ये है कि घाटी अस्पताल के अंदर जितने भी टेंडर्स निकले जाते हैं वो टेंडर किसको जाना चाहिए, किस ठेकेदार को जाना चाहिए, किस नेता के कौन से खरीद के ठेकेदार को जाना चाहिए, इसी मामलों की वजह से ये मामला अड़चन में आ पड़ता है। और ये हकीकत है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं खासदार होने की हैसियत से कह रहा हूँ कि घाटी के अंदर जब भी इस तरह का मामला आता है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने का मामला हो, कोई इक्विपमेंट खरीदने का मामला हो, मेडिसिन खरीदने का हो, या एम्प्लॉय लोगों को अपॉइंट करने का मामला हो, इसके अंदर ठेकेदारी किसको मिलनी चाहिए, उसकी वजह से ये काम इतना देरी से होता है। और क्यों नहीं ये अपॉइंट किया जा रहा है जल्द से जल्द, जबकि वहां के डॉक्टर्स, वहां के नर्सेस मुझसे पर्सनली ये कहते हैं कि सर हम कब तक ये काम करेंगे। मैं उन तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो दिन और रात मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बावजूद भी आज उन्हें जिस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि डॉक्टर अपनी मेहनत बखूबी कर रहा है, लेकिन जिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी है
वो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा नहीं रहा है। इस वजह से आज लोगों का गुस्सा डॉक्टरों के ऊपर फूट रहा है, नर्सेस के ऊपर फूट रहा है, वहां पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर या सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाले लोगों के ऊपर फूट रहा है। एक उदाहरण के तौर के ऊपर आज मैं घाटी अस्पताल गया था, मेडिसिन वार्ड, जहां पर पूरे कोरोना के पेशेंट है। वहां पर संजय नगर का एक पेशेंट था, मेरे ख्याल से दाभाड़े नाम का, वो लड़का जिसके पिताजी का देहांत हो गया कल शाम 6 बजे, उनका देहांत हुआ, संजय नगर का रहने वाला है, और आज शाम 6 बजे तक उनकी बॉडी नहीं दी गई है। अब स्वाभाविक है कि उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि 24 घंटे तक हमारे को ये नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जहां पर सिर्फ एक प्रोसीजरल डिले जिसे हम कहते हैं कि कागजी खानापूर्ति के वजह से बताया यह गया है कि साहब नहीं, उसका मेडिकल जो कोविड का टेस्ट आना था वो कोविड का टेस्ट बराबर से नहीं आया है, दोबारा लेना है। अरे उसके पिताजी मर चुके हैं, अब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए आप इज्जत से उनकी बॉडी दे दीजिएगा ताकि वो परिवार वाले कम से कम अपने घर वालों का अंतिम संस्कार कर सके। या कोई ऐसे लोग जिनकी जैसा आज आसिफिया कॉलोनी के अंदर 2 मौतें हुई, वो उनके लिए भी यही है। दिक्कत कहाँ आ रही है, कोई अगर मर जाता है तो वहां पे उसके रिश्तेदार को कॉर्पोरेशन जाना पड़ता है मेडिकल सर्टिफिकेट लाने के लिए। क्या प्रशासन को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी मौतें हो रही है तो उनके परिवार वालों को इतना घुमाया फिराया क्यों जा रहा है? क्या एक क्लर्क महानगर पालिका का घाटी अस्पताल के अंदर नहीं बैठ सकता है रजिस्टर लेके और वहीं का वहीं डेथ सर्टिफिकेट इश्यू कर ले? या कम से कम हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए 10 मिनट के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है तो डिले हो जा रहा है। कई ऐसे केसेस है कि जहां पर नॉर्मल डेथ हुआ है तो एमएलसी रजिस्टर हो जाती है घाटी के अंदर, तो उसके लिए पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब जब पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं तो वहां से पुलिस वाले आने के लिए बड़ा टाइम लगा देते हैं। जैसा कुछ दिन पहले मुझे एक पेशेंट का फोन आया कि सर मेरे पिताजी के डेथ हो गई है, मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है और मैं यहाँ से सुबह से बैठा हूँ, और मोर्चुरी वाले कहते हैं जब तक पुलिस वाले नहीं आएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं। तो पुलिस वालों को मैंने फोन किया तो पुलिस वाले निकल के आए। 2 दिन पहले एंड्योरेंस कंपनी के एक एम्प्लॉय का देहांत हो गया, वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके बैठे तो पुलिस स्टेशन वाले पुलिस वाले नहीं आ रहे थे। फिर मैंने फोन करके उनको बोला कि साहब आप जल्दी पहुंचिए। तो ये जो प्रोसीजरल डिलेज जो है ये मेरे हिसाब से ये कम किए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ हम ये भी समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, मेडिकल डिपार्टमेंट हो, ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि जो लोग जिनके घर में डेथ हुई है वो लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनकी मानसिकता क्या है, उनके अंदर जो डर का एक भाव है वो भाव को देखते हुए उनकी फीलिंग्स को भी समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर म्युनिसिपल कमिश्नर ने चाहा तो कल का कल एक क्लर्क को बिठा के महाघाटी के अंदर बिठा दें कि डेथ सर्टिफिकेट वहीं का वहीं इशू कर दीजिएगा। आप पुलिस स्टेशन से पुलिस आने की जरूरत ही नहीं है, एक सेपरेट पुलिस टीम बना दी जाए और वहां पर जिसका भी पंचनामा करना है वो पंचनामा कर दे और कंसर्न पुलिस स्टेशन को आप रिपोर्ट अपनी भेज दे। तो ये जो प्रोसीजरल डिलेज है ये क्यों नहीं एड्रेस किए जा रहे हैं, ये यहाँ के इंचार्ज लोग ही बता सकते हैं। मैंने अपना सुझाव तो इस बारे में रख ही दिया है। दूसरा ये है कि जल्द से जल्द मैं चाहूंगा कि एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट कर लिया जाए। एक बात यह है कि अभी पता चला है कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है मुंबई पुलिस ने कि जो भी सरकार को क्रिटिसाइज करेंगे इस दौर के अंदर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे हिसाब से ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जो अच्छा है जो बुरा है वो सब आपको सुन के लेना, एक्सेप्ट करना चाहिए। इस तरह के अगर फरमान अगर आप जारी करेंगे, यहाँ तक कहा गया नोटिफिकेशन के अंदर कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो अंडर सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करता हूं, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट जब कल के दिन एक फैसला सुनाती है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित हुआ कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार दखल ली। मैं हिंदुस्तान की जनता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि 2 महीने के बाद, 2 महीने से ज्यादा का वक्त होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हुआ और यह दिखा कि हाँ, माइग्रेंट वर्कर्स जो सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, जो कई सारे लोग तपती धूप के अंदर अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिए हैं, वो लोग के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जब दखल ली तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत देर कर दी, क्योंकि आज आपकी दखल का कोई मतलब नहीं इसलिए निकलने वाला है कि कई सारे मजदूर अब या तो पैदल निकल चुके हैं, या साइकिलों पे निकल चुके हैं, गाड़ियों में निकल चुके हैं, ट्रेन के अंदर निकल चुके हैं, अपने मंजिल तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर यही बात अगर आप 1 महीना पहले अगर कर दिए होते तो यकीनन जिस उच्च न्यायालय के ऊपर हमें इतना गर्व है, इतना अभिमान है, और एक सुप्रीम कोर्ट मतलब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इन लोगों की पीड़ा को समझ रहा है। कुछ दिन पहले जब PIL फाइल किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो टेबल के ऊपर एक पेपर रखा हुआ है मेडिकल का, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि नहीं, हम इस बारे में दखल नहीं दे सकते हैं। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? इस मुल्क के वजीर आजम तो कुछ कहेंगे नहीं, तो हमारी उम्मीद है सिर्फ सरकार के ऊपर थी। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा से ये कहता आ रहा हूं कि अगर आज हमारे पास औरंगाबाद के अंदर अगर अच्छे अस्पताल होते तो शायद हमारी इतनी बुरी दशा नहीं होती, इतनी हमें तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब भी मैंने अच्छे अस्पतालों के लिए आवाज उठाई तो मेरे ऊपर आलोचना ये की गई कि नहीं, मैं देखिए किसी के स्मारक का विरोध कर रहा हूँ, किसी महान पुरुष का विरोध कर रहा हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं था, या मैं ये जानता था कि कोरोना वायरस कभी आएगा, लेकिन मुझे मालूम था कि हमारे पास मेडिकल सिस्टम कितना खराब है, और वो मेडिकल सिस्टम को अगर हमको बेहतर बनाना था तो हमारे पास मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी सक्षम होने की जरूरत थी। मैंने 2013 का एक प्रपोजल है औरंगाबाद के अंदर 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने का, वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। इसके लिए जरा सी जमीन हमें नहीं मिल रही थी, और कितनी जमीन, तो 7 एकड़ जमीन महज चाहिए था, वो जमीन नहीं मिल रही थी। मैंने लगातार विधानसभा के अंदर ये उठाया, और सिर्फ मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, आप मेरे यूट्यूब के ऊपर जाके देख सकते हैं कि मैंने विधानसभा के अंदर कितने बार इन मुद्दों को उठाया। आखिरकार जब सरकार के ऊपर जरा सा भी इसका असर नहीं हुआ तो मैंने मुंबई हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला कि यहाँ पर 200 बेड का हॉस्पिटल, अदालत ने उसकी दखल ली, उसके नोटिस दिए गए। लेकिन दोस्तों देखिएगा कि सरकार की प्रायोरिटीज क्या होती है, आप समझने की कोशिश करिएगा कि औरंगाबाद के अंदर शिवसेना की सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना का महानगर पालिका और भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका के ऊपर पिछले 25-30 सालों से कब्जा है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अस्पताल अगर बनेगा तो किसी एक जाति, एक धर्म, एक मजहब के लिए नहीं बनेगा, इंसानियत के लिए बनेगा। तो इसीलिए मैंने ये कहा था कि आपको अगर यहाँ पर सही मानों में अपने नेता को श्रद्धांजलि देना है तो आप उनके नाम के ऊपर एक भव्य अस्पताल बनाइएगा, उनके नाम के ऊपर एक अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाइएगा, उनके नाम के ऊपर आप एक हॉस्टल बनाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए ये खासदार कह रहा है तो इसके पीछे राजनीति। अगर आज वो अगर सुन लेते तो शायद हमारे पास एक 200 बेड का एक हॉस्पिटल हमारे पास तैयार रहता। लेकिन आप देखिएगा कि इसी बजट के दौरान ये अस्पताल के लिए आखिरकार जब हाईकोर्ट के अंदर हमने गए और हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दिया तो हाईकोर्ट को मेडिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक पत्र दिया, और वो पत्र है 5 मार्च 2020 का। ये 5 मार्च 2020 का ये पत्र है जो हाईकोर्ट के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सबमिट किया गया है, और उसमें सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। PIL क्रमांक 99/2017 इम्तियाज जलील विरुद्ध महाराष्ट्र शासन, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो उन्होंने ये कहा है कि हम ये हॉस्पिटल को मान्यता दे रहे हैं, तकरीबन 112 करोड़ रुपए का ये हॉस्पिटल वहां पर बनाया जाने वाला है। लेकिन एक खूबसूरत एक लाइन है इसके अंदर, ये देखिएगा, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे। सदर बांधकामास फेब्रुवारी 2020 च्या पुरवणी अर्थसंकल्पात ₹1000 टोकन रकम मंजूर करण्यात आली आहे। ये हॉस्पिटल के लिए 1000 रुपये एक टोकन अमाउंट के तौर के ऊपर पुरवनी मांगनियों के अंदर ये रखा गया। यानी कि आप सोचिएगा कि गवर्नमेंट को ये मालूम होते हुए कि हमारी अस्पताल की हालत क्या है, कितना चरमराया हुआ है, वहां पर आप 1000 रुपये टोकन अमाउंट के तौर के ऊपर आप कोर्ट के अंदर दे देते हैं कि अब वो बजट के अंदर हम सैंक्शन करेंगे, वो एक प्रोसीजर होता है। लेकिन वहीं यही सरकार औरंगाबाद के अंदर माननीय बाला साहब ठाकरे, इनके स्मारक के लिए 25 एकड़ सरकारी जमीन दे देती है। 25 एकड़
और वो भी ग्रीन लैंड दे देती है, और उसके लिए टेंडर का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए बजट का भी प्रावधान कर दिया जाता है। कितना बजट है आपको पता है? 25 करोड़ रुपये। 25 करोड़ रुपये बाला साहब ठाकरे स्मारक का, जो औरंगाबाद के एमजीएम कॉलेज के पास कई सारे झाड़ों को गिराकर बनाया जा रहा है, उसके लिए 25 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए। और क्रांति चौक का जो दूध डेयरी का है, जिसके लिए मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि ये दूध डेयरी की जगह के ऊपर एक भव्य आप अस्पताल बनाए और उसको नाम दे दीजिएगा। हमें नाम में कोई मतलब नहीं है, अगर आपको देना है आप ये अस्पताल का नाम माननीय गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम पे दे दीजिएगा। मैं भी मानता हूं ये दोनों ही नेता अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के तौर के ऊपर एक लोक नेता की हैसियत से थे। आप उनको अगर श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं तो एक भव्य हॉस्पिटल बनाया जाए और उस हॉस्पिटल का नाम दे दीजिएगा। आपको गोपीनाथ मुंडे साहब के नाम के ऊपर देने का है, हम भी उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वहां पर एक हॉस्पिटल बन जाता, लेकिन नहीं, स्मारक बनाने के लिए पैसा सैंक्शन किया गया है, टेंडर भी हो गया है, उसका टेंडर सैंक्शन भी हो गया है, उसका फंडिंग भी हो गया है। कितने का है स्मारक पता है आपको? 50 करोड़ और कुछ लाख रुपए का है। 50 करोड़ रुपए का गोपीनाथ मुंडे साहब का स्मारक यहाँ पर बनाया जा रहा है औरंगाबाद के क्रांति चौक इलाके के अंदर, और अस्पताल के लिए, उसी जगह के ऊपर अस्पताल बनने के लिए 1000 रुपया यहाँ पर जो दिया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से ये बात को दर्शाता है कि कहाँ पर हम हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हम किसी ना किसी को खुश करने के लिए किस हद तक चले जाते हैं। और आखिर में मैं जब ये कहता हूं, जब मैंने उन मजदूरों को रेलवे के नीचे कुचल कर मरते हुए देखा, और जब उस दिन मैं पटरियों के ऊपर गया था, तो मैंने कहा था ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या है। और ये हत्या के पीछे वो तमाम लोग जिम्मेदार है। हो सकता है उसके अंदर मैं भी हूं, क्योंकि मैं भी सरकार चलाने का एक हिस्सा हूं। भले ही मैं विपक्ष के अंदर हूं, बहुत छोटी सी आवाज हूं, लेकिन आवाज बुलंद आवाज है। तो मैं भी उसके लिए एक जिम्मेदार हो सकता हूं कि आप इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट के अंदर आप कहते हैं कि महज एक एक्सीडेंट है, बल्कि वो एक्सीडेंट नहीं, एक हत्या थी। देखिए गवर्नमेंट किस तरह से खिलवाड़ करती है गरीबों के साथ, उसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। यहां से जब मजदूरों को ले जाने के लिए बसेस का इंतजाम किया गया है और रेलवे का इंतजाम किया गया है, ये जानते हुए कि यहाँ पर हजारों की संख्या के अंदर मजदूर है जो बिहार के है, उत्तर प्रदेश के है, पश्चिम बंगाल के है, झारखंड के है, हजारों के है, तो उनके लिए ट्रेन स्टार्ट की गई है। अभी भी मुंबई के अंदर और बहुत सारे शहरों के अंदर हजारों में नहीं लाखों के अंदर ऐसे मजदूर है जो अपने अपने गांव जाना चाहते हैं और सिर्फ इंतजार है उन्हें तो ट्रेन का। लेकिन अब ट्रेन जब यहाँ से औरंगाबाद से स्टार्ट की गई तो हम खुद गए थे ट्रेन के अंदर, वहां पे उन मजदूरों को छोड़ने के लिए, क्योंकि जो हेल्प डेस्क मैंने स्टार्ट किया था, कम से कम वहां से 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी टीम ने उन 10,000 लोगों को ऐसी मदद पहुंचाई है कि आज कम से कम वो अपने घर पहुंच गए हैं। और यकीनन उनका आशीर्वाद, उनके परिवार वालों का आशीर्वाद, उनके घर वालों की दुआएं हमारे साथ है कि ऐसे मुश्किल घड़ी के हमने उनका साथ दिया। लेकिन जब ट्रेन के अंदर हमने जाकर देखा तो ट्रेन के अंदर ये बताया गया कि साहब इसके अंदर हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कैसा करना है, तो ट्रेन की जो बर्थ होती है उस बर्थ के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे, यानी कि ट्रेन के कंपार्टमेंट के अंदर सिर्फ 4 ही लोग बैठेंगे। अब मैंने जब वहां पर गया तो मैंने ये कहा कि साहब ये जो बच्चे हैं, ये जो माइग्रेंट्स है, ये एक एक रूम के अंदर 8-8, 10-10 मजदूर रहते हैं। ये इतने दिनों तक सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है, आज इनको घर पे जाने की बारी आई तो आप सारे कायदे कानून सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। जब आपने शराब के बारे में फैसला लिया था तो लोग एक दूसरे के आंख के ऊपर चढ़कर जा रहे थे, तब आपको सोशल डिस्टेंसिंग का एहसास नहीं हुआ था। आपको तो ये चाहिए था कि हमें पैसा कितना मिलेगा करके। आज यही गरीब है तो उसके लिए ये कानून। तो फिर सरकार ने प्लेन्स की इजाजत दे दी, हवाई जहाज हम शुरू करेंगे करके, और प्राइवेट एयरलाइंस के साथ एयर इंडिया को भी इजाजत दे दी गई है। आप बहुत सारे नेट के ऊपर जाकर देख लीजिएगा, बहुत सारे फोटोज देख लीजिएगा, और उन फोटोज के अंदर आपको एक चीज दिखाई देंगी कि पहले सरकार ने यह फैसला किया कि जो हवाई जहाज के अंदर 3 सीटें लगातार होती है, जो बिल्कुल बाजू बाजू एकदम लग के होती है कि मेरा कंधा इनके साथ लग सकता है, एकदम तीनों के अंदर कोई डिस्टेंस नहीं होता है, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो सरकार ने यह फैसला पहले लिया कि बीच की जो सीट रहेगी वो खाली रहेगी, वो हम बेचेंगे नहीं। और
सिर्फ 3 की जगह 2 पैसेंजर्स जाएंगे, बीच की सीट खाली रख दी जाएगी। लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस है, किसी ना किसी का इंटरेस्ट होता है, सरकार में बैठे हुए लोगों का इंटरेस्ट होगा, और उनका क्या एग्रीमेंट है उनके साथ, क्या अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। पता चला कि ये बीच वाली सीट का मामला हटा दिया गया है। अब जितने भी प्लेन्स चलाए जा रहे हैं, उन प्लेन्स के अंदर 3 पैसेंजर्स एक साथ मिलकर बैठ के जा रहे हैं 3 घंटे, लेकिन ट्रेन के अंदर कहते हैं कि नहीं, वो गरीब है तो उसको नहीं, हम एक एक ही जाने देंगे, एक ही बर्थ के ऊपर एक एक ही जना जाएगा, बैठेगा भी एक ही जना। तो आप ये सोचिएगा कि क्या सरकार का एग्रीमेंट हुआ है कोरोना वायरस के साथ कि नहीं? साहब, अगर आप प्लेन में अगर जाएंगे तो मैं बिल्कुल सताऊंगा नहीं पैसेंजर्स को, किसी भी तरह से उनको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन ट्रेन के अंदर मैं आपको बराबर, अगर आप दूर दूर नहीं बैठेंगे तो मैं तो अटैक करूंगा करके। तो ये जो डुअल पॉलिसी है सरकार की, ये क्यों है? मतलब गरीबों को और कितना परेशान किया जाएगा? मुझे मालूम है कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, लेकिन ये राइट है मेरा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे अपनी शिकायत रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन आप ये नियम बनाते हुए एयरलाइंस के लिए एक अलग कानून बना रहे हैं, और आप रेलवेज के लिए एक अलग कानून बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज इस तरह से ये फैसले लिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना उम्मीद करूंगा कि अब हम 31 तारीख के दिन करीब आ रहे हैं, बहुत उम्मीद है, और कि हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है। ये अलग बात है कि कई इलाकों के अंदर जिस तरह से सील किया गया था, मैं कतई इस बात के फेवर में नहीं हूं कि जिस तरह से सील कर दिया गया था, ऐसा था कि मतलब वहां से अगर किसी को इमरजेंसी के लिए भी बाहर निकलना होता है तो छोटा सा स्पेस तक नहीं छोड़ी गई थी। तो मैं उसका जमकर, मेरी नाराजगी भी मैंने दर्ज कराया हूं। तो बहुत ही मतलब गलत तरीके का ये डिसीजन था कि पूरे एरिया को आपने बैम्बूज लगा के, टीन के शेड्स लगाकर सील कर दिए है। अगर किसी को इमरजेंसी के लिए भी अगर बाहर जाना है तो वो बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि आपने इस तरह का, अगर किसी लेडीज को अगर किसी जरूरत काम से या किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाने के लिए भी अगर रहता तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरे हिसाब से ये जिस किसी ने भी फैसला किया है, बहुत ही गलत फैसला था। इससे लोगों के अंदर नाराजगी बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, इसीलिए मैं लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं घाटी अस्पताल के तमाम डॉक्टर से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग बहुत मुश्किल घड़ी के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट पैसा बहुत देती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर उस पैसे का सही मानों में अगर इस्तेमाल नहीं होता है तो आप लोगों को उसका टारगेट बनाया जाता है। पब्लिक समझती है कि देखिए ये डॉक्टर्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तो मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से ये कहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट के डॉक्टर्स जितने भी है, ये सब यूनाइटेड खड़े रहिएगा, अपनी आवाज उठाइएगा, अपनी आवाज बुलंद करिएगा, और सरकार से ये कहिएगा कि हमको ये फैसिलिटीज चाहिए। अगर ये फैसिलिटी अगर नहीं प्रोवाइड की गई तो आगे हम काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये कोरोना वायरस के बाद आप लोगों को एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना होगा ये कि आपकी खामोशी आप लोगों को कहीं पब्लिक के गुस्से का सामना करने पर ना मजबूर कर दे। तो इसीलिए डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को, तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की टीम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारे को ये फैसिलिटीज देना। आज हकीकत ये है कि इतना पैसा अगर आ रहा है तो पीपीई किट्स क्यों नहीं अबंडेंट है, जो सेफ्टी गेयर्स जो चाहिए है वो क्यों नहीं है, क्या वजह है कि क्लास 4 एम्प्लॉइज को आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। हर बार ठेकेदारी 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 के अंदर कितना वक्त, कितनी जाने जा रही है। तो इसके ताल्लुक से जल्द फैसला ले। मेरे ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने तौर के ऊपर बहुत सारी कोशिशें की है, बहुत सारे एनजीओज के साथ, हमारा भी दुआ फाउंडेशन के नाम से हमारा भी हम लोग काम करते आ रहे हैं। अभी हमने, चूंकि अब रमजान खत्म हो गया है, तो हमने कम्युनिटी किचन एक तैयार किए है, जो सेंट्रलाइज्ड किचन है पाकिज़ा फंक्शन हॉल के अंदर, और वहां पे हम लोग खाना बना के अब हर गरीब बस्ती के अंदर भेजने की हमारी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से हम लोग भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग उसके अंदर, हम चाहेंगे कि आप भी जुड़े, आप भी इस नेक काम के अंदर ये करें। कुछ लोगों की एक आदत होती है कि सोशल मीडिया के उस दौर के अंदर है कि जिस इंसान का अपने घर के अंदर कोई सुनता नहीं है वो देश को भी ज्ञान बांटने के लिए निकलता है। और कुछ लोगों की आदत है कि ये क्या कर रहा है, इसने अभी तक क्या किया, वो उसने अभी तक क्यों नहीं दिख रहा है करके।
ये वो लोग हैं जो जिंदगी में खुद तो कुछ नहीं करेंगे, इनका काम सिर्फ यही है कि इसके ऊपर उंगली उठाना, इसके ऊपर कुछ इल्जाम लगा देने का। तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इनके तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। जैसा कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि एक सब्जी वाले साहब ने मेरे सब्जी फेंक कर कहा कि इम्तियाज जलील क्या कर रहे हैं करके। अगर मैं हकीकत बताऊं आपको तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये पूरा स्टेज मैनेज था। किसी एक राजनीतिक पार्टी के नेता के जरिए इन्हें 2000 रुपये दिया गया था कि ये सब्जी फेंके, क्योंकि जब वो फेंक रहे थे तो कैमरा पहले से ही ऑलरेडी ऑन था। तो ये सब चीजें जो है ये घटिया सोच का नतीजा है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने ऐसी सोच से परे रहना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन में फोन करते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि वो चाहते हैं इस उम्मीद से कि मैं कुछ तो भी उल्टा उन्हें जवाब दूं और वो रिकॉर्ड करे और फिर उसको वायरल करे कि देखिए खासदार किस तरह से ये कर रहा है। तो रोज ऐसे लोगों के फोन आते हैं जो इस उम्मीद के ऊपर रहते हैं कि खासदार ने कुछ ना कुछ तो भी गलत बोलना चाहिए। अब वो सब्जी तरकारी वाले का आप खुद जानते हैं कि 2-3 घंटे के अंदर लोगों को ऐसा लगा कि अरे कितना अच्छा अपने पास मटेरियल मिल गया है, देखो खासदार क्या कर रहा है। खासदार क्या कर रहा है ये खासदार जानता है और उसका रब जानता है। तुम्हारे जैसे लोगों की ना तो मैं परवाह करता हूँ ना फिक्र करता हूँ। बस जाते जाते आप लोगों के ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी। जो लोगों को मुखालिफत का मतलब नहीं मालूम है, विरोध से, मुखालिफत से संवरती है शख्सियत और भी मेरी। मैं अपने दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।